हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और बिना देरी करते हैं वीडियो को। टापू। जंगल के उस रास्ते से चलते चलते बच्चों के कदम अचानक रुक गए। सामने एक विशाल खुला मैदान उनके सामने आया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, लेकिन बीच बीच का हिस्सा बिल्कुल खाली था। न कोई रास्ता था, न कोई दरवाजा था, न कोई पहेली थी। बस एक विशाल काली स्क्रीन जो कई मीटर ऊंची थी। आर्यन ने धीरे से कहा, क्या यही अगला पड़ाव है? अलेक्जेंडर ने स्क्रीन को स्कैन किया। कुछ सेकंड तक उसकी खाली आंखों में हल्की सी रोशनी चमकी। फिर वह बोला, इसमें कोई एक्टिव सिग्नल नहीं है। जो ने भी स्कैन किया, कोई पावर सोर्स भी दिखाई नहीं दे रहा। वहीं अलेक्जेंडर चारों तरफ देखा, फिर इसे स्टार्ट कैसे करे? तभी टक, स्क्रीन के अंदर से कहीं से आवाज आई। सब बच्चे एक साथ पीछे हट गए। फिर धड़ा, स्क्रीन अचानक जल उठी। सफ़ेद रोशनी ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया था। रिया नज़र स्क्रीन पर जम गई थी और अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। स्क्रीन पर एक छोटी सी अनिका नहीं थी। अब वह लगभग 10 साल से 15 साल के बीच में लग रही थी। आइडिया लगाना काफ़ी लंबा था। चेहरा बहुत बदल चुका था। आंखों में बचपन की मासूमियत कम थी। एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। आर्यन ने धीमे से कहा, शायद मम्मी बड़ी हो रही हैं। स्क्रीन पर पहला दृश्य। बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा घर दिखाई दिया। घर के बाहर एक किशोरी खड़ी थी, वही अनिका। उसके हाथ में लकड़ी का छोटा सा गट्ठा था। वह अंदर जाने लगी, तभी घर के भीतर एक कठोर आवाज आई। कहाँ चली गई थी? अनिका रुक गई। सामने गौतम गुलेरिया खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। इतनी देर में क्यों आई हो? अनिका ने शांत आवाज में कहा। जंगल का सामान लेने गई थी। और गौतम ने उसकी तरफ देखा। फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी कड़वाहट आ गई। तुम्हारे पैदा होने के तुरंत बाद इस घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जब से तुम मनुष्य पैदा हुई तब से पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। बच्चों के चेहरे बदल गए। रिया ने अविश्वास से स्क्रीन को देखा। ये नाना है? अब्दुल ने धीरे से कहा, हाँ। गौतम अनिका की तरफ उंगली उठाई। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के बाद मार गई। अनिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये वही लाइन थी जो अनिका अक्सर सुनती आई थी। इसे सुन सुन कर ही अनिका इतनी बड़ी हुई है। साथ में अपनी माँ को अपने से दूर करने में अपना खुद का ही हाथ मान रही थी, इसलिए सारी बातों को ध्यान से सुनती। लेकिन उसकी उंगलियां लकड़ियों पर कस गई। गौतम फिर बोला, अगर तुम पैदा ही नहीं होती तो शायद वह आज जिंदा होती। रिया की आंखें बाहर आई। मम्मी को ये सब सुनना पड़ रहा है। आर्या ने दांत बीचे, लेकिन हमारे नानू तो करण गुलेरिया है, ये कैसे? अब्दुल ने कहा, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम आके देखो उन्होंने ऐसा क्या किया था। स्क्रीन पर अनिका कुछ नहीं बोली। वह बस लकड़ियों के नीचे रखकर अंदर चली गई। बच्चों की आंखें सामने एक और सच चला। स्क्रीन बदल गई। अनिका अकेली एक कमरे में बैठी थी। उसके सामने कुछ पुरानी किताबें थी। वह एक एक करके पन्ने पलट रही थी, लेकिन उसकी आंखें किताब पर कम और शब्दों के पीछे छिपे अर्थ पर ज़्यादा चल रही थी। अचानक दरवाजा खुला। गौतम की आवाज आई। फिर किताबें। अनिका की किताबें बंद कर दी। मैं बस थोड़ा देख रही थी, इन्हें साफ कर रही थी। तुम्हें पढ़कर क्या हासिल करना है और क्या करोगी तुम? इतनी भारी भरकम होती जा रही हो, पूरा दिन टूसती रहती हो। वह चुप रही। गौतम ने किताबें उसके हाथों से खींच ली और घर के काम करो। दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अनिका कुछ पल तक वहीं बैठी रही। फिर उसने धीरे से दूसरी किताब उठाई और फिर जो उन्हें छुपा कर रखी थी पढ़ना शुरू किया। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। मम्मी ने किसी को बताया क्यों नहीं? आर्य ने स्क्रीन पर नजर हटाए बिना कहा, शायद उन्हें पता था कोई सुनेगा तो नहीं। अलेक्जेंडर ने धीरे से कहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये देखो, मम्मी फिर से किताब पढ़ने लगी।
वहीं स्क्रीन पर कई साल तेजी से गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे। अनिका की उम्र बढ़ रही थी, उसकी चाल बदल रही थी, उसका शरीर बदल रहा था, उसकी आंखों का आत्मविश्वास बदल रहा था। सुबह वह घर का सारा काम करती, दोपहर में रेस्ट के समय अपनी किताबें पढ़ती और शाम जंगल की तरफ चली जाती कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए, पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर। वहीं दूर एक व्यक्ति ट्रेनिंग देता था, वही रघुवीर शेखावत। अनिका गिरती फिर उठती और दोबारा कोशिश करती। अब वह पूरी तरह से परफेक्ट हो गई थी, लेकिन ये अभ्यास थोड़ा नहीं था, क्योंकि ये हाई लेवल का जो उसे रियासत में रघुवीर शेखावत को उसके गुरु द्वारा दिया गया था, अब वह अनिका को वो दे रहा था, क्योंकि आज तक इसे सीखने के लिए किसी ने पहले का अभ्यास पूरी तरह से पास नहीं किया। अनिका को जितना सिखाया गया था, अनिका ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया। इसलिए रघुवीर शेखावत ने अपनी आखिरी टेक्निक अनिका को सिखाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसका डिटर्मिनेशन किसी बड़े योद्धा जैसा था। अलेक्जेंडर की आंखों में चमक आ गई। यही वो ट्रेनिंग है, अलेक्जेंडर बोला, जिसका इस्तेमाल मम्मी ने बाद में किया था। जो ने तुरंत करेक्शन, ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। सभी उसकी तरफ देखने लगे। तो इसमें रिएक्शन, स्पीड, बैलेंस, ऑब्जर्वेशन और प्रेडिकेशन शामिल है। आर्यन धीरे से मुस्कुराया। यानी मम्मी सिर्फ लड़ना नहीं सीख रही थी, उसने स्क्रीन की तरफ देखा, वो खुद को बदल रही थी। हाँ, इतना भारी शरीर, क्योंकि अब पहले की अनिका जो दुबली पतली थी, जिसे मात्र खाना ही नहीं दिया जाता, अब वो खाना खा खा कर थोड़ी सी मोटी हो गई थी, ज़्यादा नहीं। वहीं रघुवीर शेखावत ने अपनी आखिरी ट्रेनिंग के दिन कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था अनिका पूरी तरह से माहिर हो चुकी है। स्क्रीन पर अगला दृश्य बदला। अब अनिका और बड़ी हो चुकी थी। उसके हाथ में एक पुराना कंप्यूटर था, छोटा सा, जिसे अनिका ने खुद पूरी तरह से सिस्टम को बांधा था, सही किया था। सिस्टम को समझने की कोशिश करके ही सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज किया था। एक बार, दो बार, फिर 3 बार सिस्टम ने एक्सेस डैन कर दिया। अनिका ने स्क्रीन बंद नहीं की। वह फिर बैठी और कुछ देर सोचा, फिर दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर इसे एक्सेस गाइड दिया। अलेक्जेंडर के मुंह से निकल पड़ा, इतना पुराना कंप्यूटर कैसे चल पाएगा? और मम्मी कैसे ये सब ठीक कर पाएगी? ये देखो, मम्मी ने 2 से 3 बार ये काम किया है, लेकिन वह फिर शायद उन्हें लग रहा है कि वो ठीक कर सकती हैं, इसलिए तो प्रयास कर रही हैं। वाह, जॉन बोला, उसने सिस्टम की वीकनेस पहचान ली है। रिया मुस्कुराई, मम्मी बचपन से ही ऐसी थी। लेकिन तभी स्क्रीन अचानक अंधेरे में हो गई। बच्चे चौंक गए। फिर एक नई तस्वीर उभरी। अनिका के कमरे में खड़ी थी। सामने एक व्यक्ति था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी परछाई। उसने अनिका को कहा, तुम्हें दुनिया को समझना है तो सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं होगी। अनिका ने पूछा, तो क्या चाहिए? परछाई ने कहा, दिमाग, धैर्य और सही समय का सही फैसला। स्क्रीन बदल गई। वे समझ चुके थे कि उनकी माँ की जिंदगी सिर्फ दुखों की भरी कहानी नहीं है। उसने अपने दुखों को अपनी ताकत में बदल दिया था। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक छोटा सा दृश्य आया, जहाँ पर गौतम गुलेरिया की बेटी उसे प्रताड़ित कर रही थी। कभी उसकी माँ, कभी वो, बारी बारी से उसे परेशान करने में लगी थी। अनिका अपना काम कर रही थी। उसे हुगली कह रही थी, उसे मोटी कह रही थी, उसे लाचार कह रही थी, उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसके हाथ पर पैर रखकर आगे बढ़ गई। ये सब बच्चे देख रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनकी माँ आज पूरी स्क्रीन पर काफ़ी लाचार लग रही थी। दृश्य काफ़ी लाचार पूर्ण था। अनिका अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वह तस्वीर किसी महिला की थी। अनिका उसे देख रही थी। उसकी आंखों से पहली बार दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अनिका उसे देख देख कर रो रही थी। उनकी चिट्ठी भी उनके हाथ में थी, क्योंकि आज अनिका का जन्मदिन था। उसकी आंखों में पहली बार दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह बहुत धीमे से बोली, माँ, अगर आप सच में मुझसे प्यार करती, शायद
आप मुझे पैदा होने से पहले ही मुझे मरवा देती तो शायद आप जिंदा होती और आप और बच्चा भी बना सकती थी। ये लाखों सवाल अनिका अपने मन में बुदबुदा रही थी। वहीं अनिका पूरी तरह से शांत होने का नाम नहीं ले रही थी, लगातार रो रही थी और फिर अपनी माँ की फोटो को सीने से लगाकर। वहीं बाहर से किसी की आवाज़ आई। ये और कोई नहीं बल्कि गौतम को ले लिया था। स्क्रीन बदली। सच ये है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है और तुम उनकी जान की दुश्मन बनी क्योंकि तुम्हारे जन्म देते हुए तुम्हारी माँ मरी। तुम्हारी माँ मर चुकी है। अनिका ने आंखें बंद कर ली। लेकिन बच्चे, पहली बार लगा शायद जो कहानी अनिका के बचपन में उसे बताई जा रही थी वह पूरी तरह से सच्चाई नहीं थी। स्क्रीन धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन पूरी तरह से बंद होने से पहले आखिरी दृश्य दिखाई दिया। वही छोटी बच्ची और उसे एक औरत गाड़ी में बिठाकर उसे उस पहाड़ी एरिया की तरफ लेकर जा रही थी। बच्चों को समझने में देर न लगी। ये वही छोटा सा सस्पेंस था जो स्टार्टिंग में आया था। शायद उस समय बच्चों को नहीं पता था ये उनकी नानी है जो उनकी माँ को इन लोगों के पास सौंप कर गई। ऐसा क्या कारण था नानी माँ के पास जो अपनी बेटी को, इतने नवजात शिशु को इन हैवानों के पास छोड़कर गई? ये सब बच्चों के दिमाग में आए हुए क्वेश्चन थे। लेकिन तभी स्क्रीन थोड़ी सी झिलमिलाने लगी। अलेक्जेंडर ने पूछा, क्या हुआ और अगली बार क्या होगा? आर्यन ने पीछे मुड़कर स्क्रीन को देखा। शायद मम्मी की जिंदगी का वो सच जो उससे भी छिपा गया है। और सभी बच्चे उस नए रास्ते पर आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि अगली झलक अनिका की जिंदगी का वह अध्याय खोलने वाली है जहां से उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई, यानी कि अनिका के बच्चे। लाइफ केयर हॉस्पिटल और शांत गलियारे से हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। इमरजेंसी वार्ड के बाहर कुछ पुलिसकर्मी तैनात थे। डिपार्टमेंट के 2 अधिकारी अंदर थे, 2 बाहर थे, आसपास नजर रखे हुए थे क्योंकि जो अंदर कमरा था वो पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि रोहित ने अपनी फैमिली या फिर किसी हाई सोसाइटी के लोगों के लिए ये ऊपर वाला टॉप फ्लोर बनाया गया था। उसी गलियारे के एक कोने में कबीर सिंह खड़ा था। चेहरा शांत था, लेकिन आंखें बार बार उसकी दरवाजे की तरफ उठ रही थी। वह कांच से आर पार आसानी से देख पा रहा था जहां पर अनिका लेटी थी। वह अंदर जाना चाहता था, उसे देखना चाहता था, बस एक बार उसके हाथ को छूकर यह महसूस करना चाहता था कि वह सच में ठीक है। लेकिन वह जानता था एक गलत कदम और वर्षों से छिपा सच सबके सामने आ जाएगा। उसने गहरी सांस ली। तभी दूर से कुछ लोगों आने की आट उसे सुनाई थी, क्योंकि ये आवाज़ उसे छुपी ना रही। कबीर की नज़र उस तरफ गई। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। अंजलि मामी अस्पताल आई हुई है, उसके मुंह से इतना निकला। सबसे आगे अंजलि मामी थी, ठीक उनके साथ प्रीति और उनकी बेटी श्वेता थी। अंजलि के चेहरे पर साफ चिंता थी। प्रीति अनिका को ज़्यादा चोट तो नहीं आई? पूछ रही थी। प्रीति ने धीमी आवाज में कहा, मामी, जितनी जानकारी मिली है चोट हाथों से ज़्यादा है, लेकिन ब्लास्ट की वजह हमें पूरी तरह से चेक करनी होगी। क्योंकि श्वेता चुपचाप अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए थी। मम्मी, दीदी ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत करो। प्रीति ने उसकी तरफ देखा। हाँ बे, लेकिन उसके चेहरे पर डॉक्टर वाली गंभीरता भी बनी हुई थी। उसी वक्त कबीर ने अंजलि मामी को देख लिया था। उसका दिल एक पल के लिए जैसे कि धड़कना ही भूल गया, कहीं अंजलि मामी उसे पहचान ना ले, क्योंकि अभी तक कबीर सिंह अंजलि मामी के सामने नहीं आए थे। उन्हें पता था वो जितनी शांत रहती हैं उतना ही अनिका की तरह उन्हें तजुर्बा भी है। भले ही उनकी उम्र इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन वो एहसास के साथ ही पहचान सकती है, क्योंकि पहली बार अनिका को देखकर उसे अपनी ननंद स्वाति मल्होत्रा की याद आ गई थी। बल्कि किशन मल्होत्रा को भी ऐसा ना लगा था। उस समय उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी डायरेक्शन में कर लिया, एक कदम पीछे हट गया,
फिर दूसरा, उसके लिए अंजलि सिर्फ परिवार की सदस्य नहीं थी, वह उन लोगों में से थी जिन्हें सामने उसकी असली पहचान का एक छोटा सा संकेत भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। अगर वह उनके सामने ज्यादा देर खड़ा रहा, अगर उनकी आंखों में अनिका के लिए वह भाव दिखाई दिए, तो वो सवाल उठ सकते थे और सवालों के जवाब देने से उसके लिए आसान ना होते। इसलिए वहीं एक छोटा सा संयोग, अंजलि मामी ने चलते चलते अचानक पीछे देखा। कबीर उनकी नज़र में आ गया। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नज़रें मिली। कबीर ने तुरंत सामान्य से सिर झुका लिया। नमस्ते आंटी। अंजलि भी हल्का सा सिर हिलाया। नमस्ते। ये जाना पहचाना सा क्यों? प्रीति ने कबीर को पहचान लिया था। वह कुछ कहती उससे पहले कबीर बहुत सामान्य आवाज में पूछा, आप लोग अनिका से मिलने आए हैं? प्रीति ने सिर हिलाया। हाँ, हमें खबर मिली है कि उसे चोट लगी है, श्वेता ने बड़े आराम से कहा। कबीर ने चेहरे पर चिंता लाने की कोशिश की। उम्मीद है ज्यादा गंभीर ना हो। शायद वह प्रीति से कुछ पूछ रहा था, सीधा नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। प्रीति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, मानो जो कबीर सिंह पूछना चाहता है उसके बारे में प्रीति ने आंसर दे लिया है। उसे कबीर की आवाज़ चिंता साफ सुनाई दे रही थी। वह जानती थी कबीर अनिका की परवाह करता है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि कबीर सिंह अनिका के लिए वो सब कर सकता है जो रोहित जीजू करते थे, क्योंकि वह अनिका से सच्चा प्यार करता है और वो भी चाहती है कि उसकी दीदी अकेले अपने जीवन को ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। शायद उसे भी एक पार्टनर की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि रोहित अभी इस दुनिया में नहीं है। नहीं वह लौट के आ सकता है, क्योंकि वह एक ऐसी जगह पर गया है जहाँ इंसान सभी जगह से लौट कर आ सकते हैं, लेकिन मृत्यु को प्राप्त करने के बाद वापस नहीं आ सकते। लेकिन शायद प्रीति ये नहीं जानती थी कि जिस व्यक्ति के बारे में वह सोच रही है वह उसका जीजू उसके सामने ही खड़ा है। अनिका का रोहित ही है। प्रीति ने कहा, अभी डॉक्टर ट्रीटमेंट करके गए हैं क्या? कबीर सिंह ने कहा, पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। इतना कहकर कबीर सिंह दूसरी डायरेक्शन में चले जाने लगते हैं। प्रीति कहती है, आप भी मिल लो। नहीं अभी नहीं, अभी तुम लोग मिलो, उसके बाद मैं मिल सकता हूँ। प्रीति ने हाँ में अपनी गर्दन की, क्योंकि श्वेता और अंजलि मामी कैबिन के अंदर जा चुकी थी। उम्मीद है जल्द ही ठीक हो जाएगी, बड़े ही आराम से, कबीर सिंह ने कहा। वहीं सभी अंदर जा चुके थे। कबीर सिंह वहीं खड़ा रहा। उनकी नज़रें उनके पीछे थी, लेकिन उनका मन सिर्फ एक दरवाजे के पीछे था। ना मामी की वजह से परेशान था, ना श्वेता की वजह से, ना प्रीति की वजह से। सिर्फ रोहित का दिल अनिका के लिए धड़क रहा था। वहीं अनिका के कमरे में दरवाजा खुला। प्रीति सबसे पहले अंदर गई। अनिका गहरी नींद में थी। हाथों पर पट्टियां बंधी थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई रही थी, क्योंकि प्रीति को पता था अनिका को कभी भी होश आ सकता है, क्योंकि अनिका को सोए हुए काफ़ी घंटे हो चुके हैं। अंजलि मामी का दिल भर आया। हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची को कितना तकलीफ देते हो तुम। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। अनिका की आंखें बंद थी, लेकिन स्पर्श महसूस होते ही उसकी पलकों में हल्की सी हलचल हुई। प्रीति ने तुरंत कहा, मामी उसे अभी आराम करने दीजिए। अंजलि ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा। श्वेता धीरे धीरे बेड के पास आई। दीदी, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अनिका ने आंखें नहीं खोली। श्वेता उसके बंधे हाथ पर देखा। इतनी चोट लगी है? प्रीति ने कंधे पर हाथ रखा। वह ठीक हो जाएगी जल्द ही। अंजलि कुछ देर तक अनिका को देखती रही। फिर उन्होंने कमरे में मौजूद नर्स से पूछा, क्या हम थोड़ी देर यहाँ रह सकते हैं? क्योंकि अंजलि मामी को लगा कि शायद अनिका ट्रीटमेंट प्रीति ने नहीं किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रीति ही इस पूरे हॉस्पिटल की सबसे अच्छी और बेहतरीन डॉक्टर है। इस पर नर्स प्रीति की तरफ देखने लगी। प्रीति ने नाम में गर्दन हिला दी। वहीं बाहर खड़ा कबीर उसी गलियारे में था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने घड़ी को देखा कुछ मिनट, फिर दरवाजे की तरफ देखा। उसके मन में एक ही सवाल था, वह कैसी है? लेकिन तभी उसके भीतर दूसरा सवाल उठा, तुम अंदर नहीं जा सकते। कबीर ने आंखें बंद की। मैं सिर्फ उसका हाल चाल पूछूंगा। फिर खुद ही जवाब दिया, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें उसके सामने देखकर सवाल किया तो? वह चुप हो गया। कुछ देर बाद प्रीति बाहर आई।
कबीर तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। प्रीति ने उसे देखकर कहा, आप अभी तक यहीं हैं? कबीर ने सामान्य बनने की कोशिश की। हाँ, बस कुछ काम था आसपास। प्रीति हल्का सा मुस्कुराई। काम या अनिका की चिंता? मैं जानती हूँ आप दीदी से बहुत प्यार करते हो। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, आप डॉक्टर हैं, हर बात का डिग्नोसिस कर लेती हो क्या? प्रीति हंस पड़ी। इतना तो समझ सकती हूँ, आप उसे लेकर परेशान हैं। कबीर ने नजरें झुका ली। वह अच्छी इंसान है। प्रीति ने उसकी आंखों में देखा। सिर्फ अच्छी इंसान? कबीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया, फिर बहुत संभल कर कहा, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनकी चिंता करना अपने आप को हो जाती है। प्रीति कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, समझ गई। लेकिन वह क्या समझी कभी नहीं जानता था। वहीं फ्लैशबैक, जब अंजलि मामी ने नरस से पूछा था कि क्या हम अनिका के पास कुछ समय रह सकते हैं, इस पर नरस ने प्रीति की तरफ देखा। जैसे ही प्रीति ने नामे गर्दन हिलाई तो नरस ने भी नामे गर्दन हिला दी। ये सब चीज़ें अंजलि मामी की नज़रों से छुपी ना रही। तभी उसने प्रीति से पूछा, क्या तुम ही अनिका की डॉक्टर हो? हाँ। इस पर प्रीति ने हाँ में गर्दन हिलाई। अंजलि मामी ने कहा, तो फिर तुम मना क्यों कर रहे हो? अंजलि मामी की बात सुनकर प्रीति छेद गई। उसने कहा, मैं चाहती हूँ अनिका भी रेस्ट करे, जब तक वह खुद से ना उठे तब तक। अंजलि मामी ने कहा, ठीक है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, यहाँ तक मैं उसे छूऊंगी नहीं, लेकिन मैं उसके पास बैठी रहूँगी बिना उसे हाथ लगाए। श्वेता को भी अंजलि मामी ने जाने के लिए बोल दिया था।